Hello guys, this is me Ziaul Hassan again and you're watching Hassan Art Studio, and today in this video we will discuss about the Deccan School of Miniature Painting, which is second chapter of the second unit of your syllabus. So today we will discuss the origin and development of the Deccan School and the phases of the Deccan art and the specialties and the paintings. So चलिए शुरू करते हैं. So आज हम जो इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें क्या है, जो डेक्कन स्कूल है उसके ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं. तो ये है जो वी आपको ये दिख रहा है, ये है इंडिया का बॉटम पार्ट जिसे हम कहते हैं दक्षिण भारत या फिर साउथ इंडिया. तो साउथ इंडिया में ही जो ये हमारे डेक्कन स्कूल का जो जोग्राफिकल एरिया है वो डेक्कन मतलब साउथ इंडिया है. तो साउथ इंडिया में ही हम बात करेंगे. एरिया है जिसमें है गोलकोंडा, अहमदनगर, हैदराबाद एंड द बीजापुर. तो ये सारे जो एरियाज़ हैं वो यहाँ नीचे के साइड में ही हैं. तो इसका जो पीरियड है वो 16 to 19 सेंचुरी है. जैसे कि हम पीछे पढ़ रहे थे मुग़ल स्कूल के बारे में, तो उसके पैरेलल ही ये भी इनकी भी सल्तनत अलग इंडिपेंडेंट रूप से चल रही थी. वहाँ पर कह सकते हैं कि नीचे के साइड में जो मुग़ल लोग थे वो नहीं पहुँचे थे, एंड जो यहाँ पर जो रूल कर रहे थे वो भी ईरानियन, टर्किश एंड द पर्शियन लोग थे. इस्लामिक एंड मुस्लिम लोग थे वो भी. तो यहाँ नीचे जो मुगलिस रूलर थे वो यहाँ नीचे नहीं पहुँचे थे, और जो यहाँ नीचे रूल हो रहा था वो इन राजाओं का हो रहा था जिनके आज हम बात करने जा रहे हैं. एंड और जो दूसरी बात है, और जो यहाँ की आर्ट है वो कैसे डेवलप हुई, जो डेक्कन स्टाइल है आर्ट का वो कैसे डेवलप हुआ. तो यहाँ पर भी जैसे पहले ऊपर की हम बात कर रहे थे तो राजस्थानी स्टाइल एंड द पहाड़ी लोग जो पेंटिंग करते थे, वही ईरानियन, पर्शियन एंड टर्किश लोगों ने आके उसमें ही अमलगमेशन या मिक्सचर किया आर्ट का, एंड द न्यू आर्ट उनकी डेवलप हुई. तो वैसे ही आर्ट यहाँ पर भी डेवलप हुई. ज़्यादा डिफरेंट नहीं है मुग़ल एंड द डेक्कन स्कूल में. ये बोथ आर द सिमिलर बिकॉज इसमें भी जो बॉर्डर हैं वो मुग़ल स्टाइल के हैं, बिकॉज दे ऑल्सो केम फ्रॉम पर्शिया एंड टर्की एंड द ईरान. So that's why they are also similar, but कुछ यहाँ पर डिफरेंस हैं उसमें. और यहाँ की कह सकते हैं जो वायु, हवा एंड द एनवायरनमेंट था वहाँ का, तो वहाँ का अलग था. तो उसी टाइप से यहाँ पर पेंटिंग्स हुई हैं. तो हम उसी की आज हम बात कर रहे हैं इसमें. तो चलिए शुरू कर लेते हैं कि आपके सिलेबस में क्या दे रखा है, आपकी बुक में क्या दे रखा है. ओरिजिन एंड डेवलपमेंट. अब आता है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट. सो व्हाट इज दिस? डेक्कन आर्ट. Deccani art denotes broadly the miniature rendered from the 16 to 19 century. ये 16 to 19 AD में ही वहाँ पर ये डेवलप हुई है. और जो एरिया है इसके एट बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा एंड हैदराबाद. तो आप हैदराबाद जानते ही हैं कहाँ पर है, वो साउथ इंडिया में. तो उधर की साइड की ही इस बार बात हो रही है. पहले हम ऊपर की साइड की बात कर रहे थे इंडिया की, लेकिन अब हम बॉटम ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं. इसीलिए द हिस्ट्री ऑफ इंडियन मिनिएचर पेंटिंग आपका सिलेबस है. तो हम पूरे इंडिया की बात अब कर चुके हैं लगभग. जो इस चैप्टर की अगर हम बात कर लेंगे तो पूरे इंडिया की लगभग बात हो जाएगी. फिर हम मॉडर्न इंडिया में आएंगे. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. These independent states have their own distinct geographical and historical identity known as Deccan. What we discussed earlier, वही इन्होंने बताया है कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे उस टाइम पे भी, जब यहाँ पर मुग़लों का राज था उस टाइम पे भी ये इंडिपेंडेंट स्टेट हैं. और इनका जो जोग्राफिकल एरिया है उसी के बेस पे इसे डेक्कन कहते हैं. तो डेक्कन हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट्स इन आर्ट, कल्चर एंड ड्रामेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, सोशल वैल्यूज, कॉस्ट्यूम्स एंड रिलीजियस बिलीफ एंड थॉट एंड आइडियाज़. तो इनके सब अलग अलग हैं उनसे, जो मुग़ल आर्ट है उनसे ये चीज़ें इसमें सब इनकी अलग हैं. सोशल वैल्यूज़ अलग हैं, लिंग्विस्टिक एंड ड्रामेटिक्स एंड कल्चर एंड रिलीजियस थीम्स, रिलीजियस बिलीफ जो है इनका वो सब कुछ अलग है. तो द स्टाइल एंड थीम्स इन डेक्कनी मिनिएचर आर्ट, amalgamation of various art elements and influences, especially the elements of early indigenous art tradition of the Deccan and the Islamic idioms of Iran and Persia and Turkey. एंड अब फेसेस की बात कर लेते हैं. सेकेंड वन, फेसेस ऑफ डेक्कन आर्ट. तो इसके जो फेसेस हैं कैसे कैसे ये आगे बढ़ी है तो उसी के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं. तो अर्लियर फेसेस
evolved at the Adil Shahi court of Bijapur in the beginning of the 16th century in 1489 to 90 AD. तो आदिल शाही कोर्ट से यहाँ पर शुरुआत हुई है एंड इरानियन इमिग्रेंट यूसुफ आदिल शाह, अ सोल्जर राइजिंग टू द हाइट्स ऑफ अ शाह एंड फाउंडेड एट बीजापुर एट आदिल शाही रूल. तो यूसुफ आदिल शाह जो इमिग्रेंट है इरानियन, वो यहाँ पर आकर वो एक ना बहुत ऊंचे लेवल का सोल्जर था जिसने यहाँ पर बीजापुर में अपना कोर्ट डेवलप किया जिसका नाम था आदिल शाह. तो यूसुफ आदिल शाह और उसके आदिल शाही रूल यहाँ पर उसने डेवलप किया. एंड ऑन हिज इन्विटेशन सेवरल इरानियन एंड पर्सियन एंड टर्किश पेंटर्स, कैलीग्राफर्स एंड द स्कॉलर्स केम टू हिज कोर्ट. तो उसने जब इनवाइट किया, जैसे हम पीछे बात कर रहे थे, तो जो मीर सैयद अली एंड ख्वाजा अबू समद को इनवाइट किया था हुमायूं ने, वैसे ही यहाँ पर आदिल शाह ने अपने कोर्ट में इनवाइट किया है सेवरल इरानियन, पर्शियन एंड टर्किश पेंटर्स एंड कैलीग्राफर्स एंड स्कॉलर्स केम टू हिज कोर्ट एंड स्किल्स इन इस्लामिक आर्ट स्टाइल. दीज इमिग्रेंट आर्टिस्ट रेंडर्ड पेंटिंग ऑन प्योर इस्लामिक थीम्स एंड इन प्योर इस्लामिक आइडियम. जैसे हम बात कर रहे थे उसमें मुगल स्टाइल एंड मुगल आर्ट में, तो वैसे ही यहाँ पर उन्होंने अपना आर्ट स्टाइल प्योर अपने आर्ट स्टाइल में यहाँ पर पेंटिंग्स की थी स्टार्टिंग में. इट वॉज एन इंडियन आर्ट ओनली टू द एक्सटेंट दैट इट वॉज रेंडर्ड ऑन इंडियन सॉइल. द आर्ट ऑफ दोज इस्लामिक पेंटर वॉज कन्फाइंड टू द टेक्स्ट इल्यूमिनेशन. तो जो उसमें जो खुशबू थी, जो रोशनी थी, वो वहाँ ईरानियन, पर्शियन एंड टर्किश थी, बट द सोइल जो थी वो इंडियंस थी. एंड आगे बढ़ते हैं. आ नंबर ऑफ डिसेंट्स ऑफ यूसुफ आदिल शाह एंड Yusuf Adil Shah and had a great fascination for art and patronized artists. So उसका जो बहुत लगाव था वो ग्रेट आर्टिस्ट एंड आर्ट से था एंड इसीलिए उसके पैटर्न में बहुत सारे आर्टिस्ट वहाँ से आके यहाँ पर रुके एंड कुछ इंडियन आर्टिस्ट भी फिर उनके साथ काम करने लगे, जैसे हम मुगल कोर्ट में बात की थी. एंड टुडे एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू illuminated copies of Holy Quran or its surahs and those of the legend like Anwar Suhali and Yusuf Zulekha of the period of Quli Intikhab Shah, none of the work rendered under them is now available. तो अब सिर्फ होली कुरान एंड उसके जो सूराज हैं उन पर एंड द अनवर सुहाली, दिस इज़ द स्टोरी, एंड द यूसुफ जुलेखा, दिस इज़ द स्टोरी फ्रॉम द कुरान, होली कुरान. तो इन पे पेंटिंग जो हैं वही अब अवेलेबल हैं, वरना काफ़ी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. और वन मोर थिंग इज़ देयर इन दिस चैप्टर, वो है कि जितने भी इसमें पेंटिंग्स हैं, वैसे तो हम दो ही पेंटिंग्स के बारे में आज बात करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ दो पेंटिंग हैं, बट उनका कोई भी आर्टिस्ट का नाम उन पे पेंटिंग्स पे नहीं लिखा हुआ है. तो इस चैप्टर में कोई भी आर्टिस्ट का नेम नहीं है, सिर्फ वो अननोन आर्टिस्ट हैं. ओके. In these Deccan works, the art of painting had a role confining to text illumination and the decoration. Blue, red and pink, the chosen color for Deccan art used in strong tones, define this face. And designing patterns have geometric thrust and tends to the highly symmetricals. And इसमें जो ज्योमेट्रिक चीज़ों पर काफ़ी ध्यान दिया गया है उनकी पेंटिंग्स में, जो इनका स्टाइल है एंड उसके संतुलन बनाने के लिए, कोई भी डिज़ाइन के लिए. जैसे आप देखेंगे अभी जो बॉर्डर है ना, तो वो या तो रेक्टेंगल शेप में होंगे, स्क्वायर शेप में होंगे, ऐसे ही कुछ. तो उसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स काफ़ी लिए गए हैं, ज्योमेट्रिकल उनको बनाने के लिए. एंड इसमें ब्लू, रेड एंड पिंक का जो चूजन कलर हैं डेक्कन स्कूल के, इसमें ही ज़्यादातर पेंटिंग हुई है और इनकी ही टोन्स में उन्होंने काम किया है. जैसे रेड की टोन से ही उन्होंने पिंक कलर बनाए हैं एंड द ब्लू कलर्स एंड रेड कलर, ब्लू से ही ग्रीन एंड द स्काई ब्लू एंड द रेड कलर से पिंक. तो ऐसे ही इसमें काम हुआ है. And the second phase started when the later generation of Muslim rulers of Deccan states
the second phase started when the later generation of Muslim ruler of Deccani states. तो डेक्कनी स्टेट्स में जो उनकी नई जनरेशन आनी शुरू हुई, तो उनका जो है, जब लोग यहाँ पर जब वो इंडिया में रह रहे थे, साउथ इंडिया में रह रहे थे, तो उनका जो लगाव था वो इंडिया से ज़्यादा था, क्योंकि उन्होंने कभी पर्शिया, ईरान या टर्की वो कभी गए नहीं थे, तो ये उनका यहाँ से ज़्यादा लगाव था. बीजापुर, गोलकोंडा, हैदराबाद एंड सबसेक्वेंटली हैदराबाद हैड देयर रूट्स ऑफ इंडियन सॉइल्स. तो उनका जो लगाव था इंडियन सॉइल से वो बहुत ज़्यादा. और जो ये चार आपको नाम दिए गए सिटीज़ के, ये थे स्टेट्स उनके. एंड दे डिड नॉट फील एनी अट्रैक्शन टूवर्ड टर्की एंड पर्सिया. उन्हें कोई भी मतलब नहीं था, कोई अट्रैक्ट नहीं करता था उनको टर्की एंड पर्सिया. तो वो बस यहाँ के ही होकर रहना चाहते थे. they were inclined even to Indian mysticism. एंड उनको वो काफ़ी रहस्यवाद ऑफ इंडियनिज्म एंड इंडिया की जो रहस्यी बुक्स हैं एंड वो यहाँ की बातें हैं, उन पे ही वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे. एंड besides the artists they had were mostly local or the local descendants of earlier immigrants who came from Iran, Persia or Turkey. आर्टिस्ट वगैरह जो आए थे वो ईरान एंड टर्की एंड पर्शिया से आए थे. बट जो उनकी संतानें थीं वो इंडिया को ही ज़्यादा चाहने लग गए थे, क्योंकि वो यहाँ रहते थे, वो यहाँ से उनको लगाव हो गया था. तो वो यहीं की चीज़ें बनाना शुरू कर दिया था और यहाँ का एनवायरनमेंट वो पेंट कर रहे थे. एंड दस द इस्लामिक आइडियम was yet the same, but the extraneous elements had been largely replaced by the indigenous. तो जो बाहरी चीज़ें हो रही थी, जो बॉर्डर में काम हो रहा था एंड जो स्टाइल था टर्कियन, इरानियन, पर्शियन, तो वो फिर इंडिजीनियस में चेंज हो गया था. डिसेंडेंट्स थे, जो बंसेस थे उन आर्टिस्ट के, तो उन लोगों ने इंडिजीनियस बेस पे ही पेंटिंग करना शुरू कर दिया था. द लिबरल एटीट्यूड अलाउड डिपिक्शन ऑफ नॉट ओनली इन इंडियन सब्जेक्ट बट ऑल्सो ऑफ एरोटिक सिचुएशंस. उस टाइम पर जब ये नई जनरेशन आई तो उस टाइम पे सिर्फ बैन नहीं था कि आप सिर्फ इस्लामिक सब्जेक्ट पर ही काम करेंगे, बट काफ़ी लव स्टोरीज़, प्रेम संबंध, इन पर भी, इन सिचुएशन पे भी काफ़ी पेंटिंग्स करना शुरू कर दिया था. द थर्ड फेज इनिशिएटेड इन द अर्ली 18th century at Hyderabad when another form of Deccani art came into existence. It blended with the romantic fervor of the formal Golconda school as well as the stylistic elements and the refinement of the Mughal art. एंड जो इसमें जो रोमांटिक भावनाएं एंड फॉर्मर गोलकोंडा, सबसे पहले गोलकोंडा से ये शुरू हुए थे, ये इसका ब्लेंड होना, जैसे कि इस्लामिक एंड इंडियन आर्ट, यहाँ भी अमलगमेशन हो गया था, कंजग्रेशन हो गया था इस आर्ट का. एंड और द मुग़ल स्टाइल्स भी, इन्होंने मुग़ल स्टाइल जैसा ही इसमें भी काम हो गया था. एंड आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 AD, द ग्लोरी ऑफ द मुग़ल कोर्ट began waning. Many of the artists of the Mughal court migrated to Hyderabad. तो जैसे हमने पीछे देखा कि औरंगजेब के टाइम में जब ये सब कुछ बैन कर दिया और उसकी डेथ, उसके बाद कोई काम वहाँ पर बचा नहीं था, तो वहाँ के लोग पहाड़ी एरिया में चले गए, राजस्थानी राजाओं के पैटर्न में चले गए, एंड कुछ लोग यहाँ पर डेक्कन स्टाइल एंड डेक्कन एरिया में आ गए, हैदराबाद में आ गए मिग्रेंट होकर. एंड these artists affected the synthesis wherein the Mughal elements were the latest to amalgamation. एंड जो मुग़ल एलिमेंट्स थे, मुग़ल स्टाइल था, वो भी यहाँ पर फिर उसमें ऐड हो गया. तो उसके बाद फिर न्यू लेटेस्ट अमलगमेट हुई यहाँ पर पेंटिंग का, नई पेंटिंग की डेवलप हुई. एंड द स्पेशलिटीज़ ऑफ द स्टाइल ऑफ डेक्कनी आर्ट. सो नेक्स्ट आ जाते हैं, हम पेंटिंग की बात कर लेते हैं. दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर. दिस इज़ द पेंटिंग, एंड इन दिस चैप्टर ओनली 2 पेंटिंग्स आर देयर, विच इज़ द पेंटिंग्स आर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड चांद बीबी प्लेइंग पोलो. तो फर्स्ट वी कैन टॉक अबाउट द चांद बीबी प्लेइंग पोलो. चांद बीबी प्लेइंग पोलो
एंड पेंटर अननोन है इसका, आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी पेंटर्स का नाम दे नहीं रखा है इस चैप्टर में। तो यहाँ पर पेंटर अननोन है। सब स्कूल गोलकोंडा एंड मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक टेम्परा, 1750 AD इसका सर्का है एंड कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। So the miniature was painted in Golconda style by an anonymous painters in 1750 AD. In this picture, Chand Bibi and three other female players have been shown playing polo in royal dresses mounted on horses. चौगान खेलते हुए आपको इसमें 4 प्लेयर दिखेंगे, जिसमें एक चांद बीबी है एंड 3 उसकी फीमेल फ्रेंड्स हैं जो वहाँ पर उसके साथ वहाँ पर खेल रही हैं पोलो, एंड वो हॉर्स पे चढ़े हुए हैं। द ड्रेसेस एंड हॉर्सेस ऑफ ऑल द प्लेयर्स हैव बीन पेंटेड विद द डिफरेंट कलर्स। हॉर्सेस एंड उनके क्लॉथ्स दे बोथ आर डिफरेंट कलर्स के उसमें पेंट हो रखे हैं। And in the foregrounds of the playgrounds has been shown a surface of water in which several white colors, birds and flowers of red and blue colors have been shown. तो आप उसके फोरग्राउंड में भी देख सकते हैं, वहाँ पर पानी कुछ भरा हुआ है एंड कोई एक तालाब जैसा है जिसमें काफ़ी डिफरेंट कलर के फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं। And the hind parts of the ground is fields with the greenery, the even, whereas the middle parts of the grounds where the players mounted on horses have been shown in playing pose in very undulating and hilly. तो उसमें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो ग्राउंड है जहाँ पर हॉर्सेस हैं और उनकी जो पोजेज हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी लहरदार ग्राउंड देखने को मिलता है एंड पहाड़ी टाइप का जो थोड़ा नीचा ऊंचा है, हिली एरिया। एंड द प्लेयर्स माउंटेड ऑन वाइट एंड येलो एंड हॉर्सेस आर फेसिंग ईच अदर एंड दे हैव बीन शोन ट्राइंग टू कंट्रोल द वाइट बॉल विद देयर स्टिक्स, whereas the others two women on horses are facing each other, but there is sufficient distance between them. जो वीमेन हैं तो उनके फेसेस एक दूसरे की तरफ हैं, पर उनके जो डिस्टेंस है वो काफ़ी है। and all the 4 horses have been shown hale and hearty and decorated. जो हॉर्स हैं वो काफ़ी तगड़े तंदुरुस्त उसमें दिखाए गए हैं एंड काफ़ी डेकोरेटेड भी हैं। एंड वन अदर प्ले कंट्रोलिंग लेडी हैज़ बीन शोन लिफ्टिंग हर हैंड अपवर्ड। जो उसमें 5th वन लेडी आपको दिख रही है, उसने हाथ ऊपर उठाए हुए हैं एंड वो है उनकी जिसे कहते हैं अंपायर। तो यहाँ पर वो पूरे खेल को कंट्रोल कर रही है। एंड इन द बैकग्राउंड अ ह्यूज फोर्ट एंड इट्स रैम्पोर्ट हैज़ बीन शोन। बहुत बड़ा आपको फोर्ट दिख रहा है पीछे एंड उसकी दीवारें आपको बड़ी बड़ी दिख सकती हैं, पत्थर की आप देख सकते हैं यहाँ पर। इन द फोर्ट हैव बीन शोन numerous small and great buildings and trees scattered here and there. The sun has been shown in the sky with yellow color. In the upper and the lower part of the paintings, wide margin with the green and yellow colors have been shown. In the middle of the margin in yellow part has been done calligraphic work with the black color in Persian style. So you can see here Persian style also. So this is your first painting, which name is the Chand Bibi playing polo and the Chogan also. And अगर आपको चौगन लिखा हुआ आता है उसमें चांद बीबी प्लेइंग चौगन, तो भी आप याद रखेंगे कि वो पोलो है। चौगन जो होता है पोलो होता है, तो आपको मुझे लगता है ये याद रहेगा ये पेंटिंग। एंड नेक्स्ट वन इज द हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड द आमिर खुसरो। तो दिल्ली में जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा है, तो उसी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की यहाँ पर बात हो रही है। और जो ये आमिर खुसरो है, ये उस टाइम का म्यूज़िशियन, ये उस टाइम का काफ़ी बड़ा म्यूज़िशियन था। सो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया पेंटर इसके भी अननोन है। सब स्कूल हैदराबाद, मीडियम वाटर कलर एंड टेम्परा टेक्निक एंड 1750 to 70 AD इसका सर्का है एंड कलेक्शन नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली। तो दोनों पेंटिंग नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में है एंड दोनों पेंटिंग्स का मीडियम एंड टेक्निक टेम्परा एंड वाटर कलर है। एंड जो इसमें डिफरेंट थिंग है वो हैदराबाद है। एंड दिस मिनिएचर हैज़ बीन पेंटेड with the preference of romantic elements by an anonymous painters in Hyderabad style during the period 1750 to 70 AD. In this picture,
Hazrat Nizamuddin Aulia, a leading Sufi of Delhi, has been shown in green clothes and tying up a turban around his head, sitting in a pose of deep thinking. Behind his head, a yellow color halo in form of the sun has been shown, his white beard in giving him especially. In his front side, Amir Khusro, a contemporary famous musician, has been shown sitting on his knee and playing on musical instrument. The color of his turban and angvastram and angrakha is uniform, and he has tied a red colors waistband. And whenever Nizamuddin felt the need of romantic bliss, they used to call Amir Khusro telepathy. The courtyard in which he has been shown sitting has been drawn in front of thin red strips on yellow color. The courtyard is surrounded on all the four sides with the red color lattice. आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ से इसे जो है रेड कलर की जाली से, जो काफ़ी सुंदर वहाँ का आर्किटेक्चर, आप यहाँ पर आर्किटेक्चर की तारीफ़ कर सकते हैं कि वो कितना अच्छा आर्किटेक्चर है जो कि इस पेंटिंग में भी दिखाया गया है उस टाइम का। ठीक है। द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्टेप्स हैज़ बीन शोन विद द 3 डायमेंशनल। यहाँ पर जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं वो 3 डायमेंशनल में हैं, काफ़ी अच्छे से उन्होंने पेंट किया है यहाँ पर। ऑन बोथ साइड ऑफ द वे द फ्लोरिंग beds have been made. In backside, the clear blue sky has been shown on the horizon. The flowering plants have been shown a big tree and also been shown on which red and yellow color fruits and the flowers have been shown on this tree. सो आपके 2 यूनिट्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं एंड आपका 1 एंड लास्ट यूनिट आपका बचा है, लेकिन उसमें कई आपके चैप्टर हैं एंड आपका ये 20 मार्क्स का कंप्लीट हो गया है जो सिलेबस है, एंड 10 मार्क्स का सिलेबस आपका अभी बचा है। तो आई होप कि ये आपको समझ आ रहा होगा और आप इससे अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि आपको क्या करना है और आपके जो सिलेबस है उसमें क्या है और आपको कैसे करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिए, एंड अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए।